ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, इस तस्वीर जहां एक तरफ जापान जो अब तक यूक्रेन को सहयोग कर रहा था, मदद दे रहा था, डॉलरों की बारिश कर रहा था, उसका गुस्सा भड़क उठा है यूक्रेन के ऊपर। उस यूक्रेन के ऊपर जिस यूक्रेन के लिए भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहा था जापान। बवाल ऐसा मचा है कि जापानी लोग यूक्रेनी लोगों के खिलाफ हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इससे भी बड़ा हंगामा मच गया भारत में, जब चीन के सामने भारत में ही ताइवान का मुद्दा उठा, वो भी दुनिया भर के प्रतिनिधियों के सामने। आग बबूला चीन ने क्या किया, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, आधा ज्ञान बहुत भारी होता है, यही पड़ा है यूक्रेन के ऊपर। अभी तक रूस यूक्रेन की लड़ाई में एशिया की तरफ से कोई खास सपोर्ट यूक्रेन को नहीं गया, लेकिन एशिया की तरफ से एक देश था जो यूक्रेन को समर्थन दे रहा था। भले मिलिट्री एड न दे, से हथियार वगैरह न दे, लेकिन मानवीय सहायता दे रहा था और डॉलरों की बारिश कर रहा था। और ये देश कोई और नहीं था, जापान। कूटनीतिक रूप से ये एक देश एशिया में यूक्रेन के लिए बहुत फायदेमंद हो रहा था, क्योंकि ये बाकी देशों को मनाने का काम कर रहा था कि हाँ, यूक्रेन के सपोर्ट में आओ। कि जापान के पीएम किशिदा जब भारत आए तो भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी से यहाँ तक कहा, जो पहली लाइन थी कि यूक्रेन मामले में आप कुछ सोचो। हालांकि भारत अपने स्टैंड पर क्लियर रहा। जापान के पीएम ने भले इंटरव्यू देते समय रूस के खिलाफ जो कुछ उनको बोलना था उन्होंने बोल दिया हो, पर भारत इस मुद्दे पर तटस्थ था और तटस्थ ही रहा। पर यूक्रेन को सपोर्ट देने के लिए जापान तत्पर रहा। पर अचानक से अब जापानी लोग खफा हो गए हैं यूक्रेन से, और यूक्रेन को लेकर भला बुरा कह रहे हैं। अब जापानी लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन ने जापान के सम्राट को कह दिया तानाशाह, और न सिर्फ तानाशाह कह दिया बल्कि हिटलर से, मुसोलिनी से उसकी तुलना भी कर दी। अब जापानी लोग पूरी तरीके से बौखला गए कि हमारे सम्राट को लेकर ऐसा क्यों कहा। हमारे सम्राट तो ऐसे थे जिन्होंने शांति के लिए बात आगे बढ़ाई, और ये सच भी है। जिस सम्राट को इन्होंने तानाशाह कहा उनका नाम है हिरोहिती। हिरोहिती वो थे जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध को रुकवाने का काम किया, जापान को सरेंडर कराने का काम किया, क्योंकि जापान बम हिरोशिमा में, नागासाकी में गिरने के बाद भी तैयार नहीं था कि युद्ध को हम छोड़ेंगे। पर हिरोहिती ही थे जिन्होंने इस बात को समझा कि नहीं, अब अमेरिका ने इस बम को बना लिया है, आज 2 राज्यों में यह हाल हुआ है, बाकी जापान में भी ऐसा हो सकता है, एक बड़ी तबाही मच सकती है, इसलिए इस युद्ध को अभी रोको। और इस युद्ध को रोकने के लिए उन्होंने अपने अफसर से लेकर सेना सबको मनाया और मनाकर सरेंडर करवाया। हिरोहिती को एक सम्मान वाले नजरों से जापान में देखा जाता है। जापान में ये माना जाता है कि ये वो हैं जिन्होंने जापान को बचाने का काम किया। उस समय जो जापान के लिए सही फैसला था वो लिया। जैसे आज यूक्रेन में सही फैसला जेलेंस्की नहीं ले रहे हैं। अगर एक देश तबाह हो रहा है तो उसे तबाही से बचाने के लिए झुक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जापान ने भी समय को देखा, हिरोहिती ने समय को देखा और उन्होंने समय के अनुसार फैसला लिया था। जापानी लोग आज भी सम्मान करते हैं अपने सम्राट का। लेकिन यूक्रेन ने क्या किया, एक वीडियो रिलीज किया। यूक्रेन ने इस वीडियो को रिलीज करते हुए दिखलाया कि कैसे हम फासिज्म से, नाजीज्म से लड़ रहे हैं और हम अभी रूस की से लड़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। जैसे फासिज्म हारा, जैसे नाजिज्म हारा, वैसे ही रूस भी हारेगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 3 पिक्चर लगाई और इन 3 फोटो में सम्राट हिरोहिती को भी लगा दिया जो जापान के थे। अब इन्होंने गलती से किया, जानबूझकर किया, क्या किया ये तो यही जाने। हालांकि यूक्रेन ने जब देखा बवाल बढ़ रहा है, जापानी लोग खफा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, तो फिर यूक्रेन ने माफीनामा भी छाप दिया कि हम माफी मांगते हैं, हम ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे, देख लो आप नई वीडियो। कहने का अर्थ ये है कि हमें जो दे रहे हो पैसे वैसे वो देते रहो और बाकी हमारी गलती को भूल जाओ। है जापान में अभी भी इस चीज को लेकर नाराजगी जारी है। खैर, अब जापान कंटिन्यू रखता है इस माफीनामा के बाद मानवीय सहायता को या नहीं, ये तो जापान के ऊपर निर्भर है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जापानी जनता के मन में ये बात जरूर बैठ गई है कि यूक्रेन ने सही नहीं किया है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं दूसरी
तरफ भारत में ताइवान का मुद्दा गर्म हो रहा था और ये कहां पर हो रहा था? ये हो रहा था रायसीना डायलॉग में, जो अभी चल रहा है भारत। और ये इस वक्त इतना ज्यादा हॉट टॉपिक बन गया है कि चीनी दूतावास के प्रवक्ता को कहना पड़ा कि आग से खेल रहे हो, ताइवान एक न एक दिन चीन का हिस्सा बनेगा। अब ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ? अब ये सब कुछ शुरू हुआ है रायसीना डायलॉग में, जो ताइवान के डिफेंस इंस्टीट्यूट के एक विद्वान मिंग सिंह सेन को बुलाया गया और उन्होंने अपना स्पीच दिया। अब उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद चीन पूरी तरीके से बौखला गया और जो भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता है उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। दरअसल मिंग सिंह सेन ने यूक्रेन युद्ध से ताइवान की तुलना इसी को लेकर बौखलाया है चीनी दूतावास। और वांग जियाजियोन ने ट्वीट किया और कहा कि कुछ राजनेताओं विद्वानों के रायसीना संवाद पे ताइवान पर किए गए गलत टिप्पणी के संबंध में मैं दोहराता हूँ कि चीन के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले सभी देशों को एक चीन सिद्धांत के प्रति दृढ़ता दिखानी चाहिए। ताइवान का प्रश्न और यूक्रेन का मुद्दा दोनों अलग अलग है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो मुद्दा उठा रहे हैं ताइवान का, ये आग से खेल रहे हैं। ताइवान की आजादी, दो चीन एक ताइवान बनाने का कोई भी प्रयास किया जाएगा तो वो फेल हो जाएगा। जो लोग ताइवान के सवाल पर आग के साथ खेलते हैं और आग लगाते हैं वो केवल खुद को जलाकर खत्म कर देंगे। बिल्कुल गुस्से में फूट पड़ा चीन। लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ है और क्या ऐसा कह दिया है मिंग ने, आपको बता दे। पहले तो ये रायसीना डायलॉग हर विद्वान के लिए है, करीब जिनको इनविटेशन भेजा जाता है भारत की तरफ से कि आप आए इस डायलॉग में बोले, अपने विचार रखें। और इसके तहत ही ताइवान के ये विद्वान आए थे और इन्होंने अपना भाषण रखा और इन्होंने ये कहा कि जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब हमारे देश में भी सवाल होने लगे कि आज यूक्रेन है, कल ताइवान होगा, आज रूस है तो कल हमारे ऊपर चीन होगा। आप उनके बातों को सुन सकते हैं यहाँ पर। यही वजह है कि चीन पूरी तरीके से बौखलाया है। वैसे आपको क्या लगता है? एशिया की राजनीति भी बहुत तेजी से बदल रही है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।